वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हिस्ट्री को देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमें, अगर हम नीट एग्जामिनेशन की स्पेशली बात करें तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जरूरी है सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस पढ़नी पड़ेंगी फोटोन के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा इस टॉपिक का पहला हेडिंग हम लेंगे फोटोन। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, व्हाट इज फोटोन? फोटोन होता क्या है? तो इसके लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, जो कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। These packets of energy are called photons। तो ये तो पहली बात हो गई, are called photon। अब देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में, कि हम फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब फोटोन की एनर्जी को हम ई से शो करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोटोन की एनर्जी हम मेनली दो फॉर्मूले यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है एच न्यू। तो ये जो न्यू है ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो इस फॉर्मूले से तो बिल्कुल क्लियर है, अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। और एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। अब दूसरा फॉर्मूला हम फोटोन की एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, E इक्वल टू एस सी बाय लेमडा। E इक्वल टू एस सी बाय लेमडा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, C है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये जो टर्म आ रहा है H इंटू सी, हमें इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 6.6, H की वैल्यू हमने रख दी -34 इंटू सी, 3 इंटू 10⁸। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3 6 18 और 1 कैरी ओवर, 19.8 इंटू 10⁻⁻26। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो फोटोन की एनर्जी को हम पहला फॉर्मूला है एच न्यू, जो फ्रीक्वेंसी की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले से ये तो क्लियर है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। पर अगर आप दूसरे फॉर्मूले को ध्यान से देखें, जो बोलता है एस सी बाय लेमडा, तो यहाँ देखिए आप, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी, पहले इन बातों को समझ लीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन फोटोन विल हैव लेस एनर्जी, तब फोटोन की एनर्जी कम होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऐसे फोटोन जिनकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है, दे आर मोर एनर्जेटिक, हम कह सकते हैं दे आर मोर एनर्जेटिक। अब तीसरा फॉर्मूला हम फोटोन की एनर्जी के लिए डिस्कस करेंगे। तो तीसरे फॉर्मूले में हम फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 12,400 एक्चुअली अप्रोक्सीमेट लिया गया है, 12375 होता है, एंड लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट हम इन तीन फॉर्मूले से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं काइनेटिक मास ऑफ फोटोन की, कि हम
फोटोन का काइनेटिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, आइंस्टाइन का इक्वेशन है E इक्वल टू mc²। और फोटोन की एनर्जी को हम लिख सकते हैं h न्यू। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। mc² इक्वल टू, अच्छे से नोट करिए, h न्यू। तो यहां से हमें मास की वैल्यू मिल जाएगी h न्यू अपॉन c²। ये काइनेटिक मास ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, E इक्वल टू mc², हम फोटोन की एनर्जी को लिख सकते हैं sc बाय लैम्डा। दोनों E की वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा mc² इक्वल टू sc बाय लैम्डा। C से C कैंसिल हो जाएगा, mc इक्वल टू h बाय लैम्डा। तो काइनेटिक मास को हम लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा c से। तो देखिए, ये दो रिजल्ट आ गए काइनेटिक मास के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है h न्यू बाय c², और दूसरा है हम कह सकते हैं, दूसरा रिजल्ट है h अपॉन लैम्डा c। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, इसे हम p से शो करेंगे। और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए, हम जानते हैं E इक्वल टू mc², आपको करके बता देते हैं। E इक्वल टू h न्यू, इक्वेट किया, mc² इक्वल टू h इंटू न्यू। तो mc को, तो यहां से देखिए m इंटू c को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फॉर m इंटू c, दैट इज मोमेंटम इक्वल टू h न्यू बाय c। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला आ गया मोमेंटम का। जो हमें याद रखना है। अब हम मोमेंटम को वेवलेंथ के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, E इक्वल टू mc², बार बार लिख रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। E इक्वल टू sc बाय लैम्डा, दोनों वैल्यूज को इक्वेट किया, mc² इक्वल टू sc बाय लैम्डा। तो m इंटू c क्या होगा, एक तो c कैंसिल हो गया, h अपॉन लैम्डा। तो मोमेंटम को हम इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। तो मोमेंटम के दो फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट, एक हो गया h न्यू बाय c, और दूसरा हो गया h बाय c। दूसरा हो गया h बाय c। अब देखिए, हमने मोमेंटम पे बात करी, फोटोन के काइनेटिक मास पे बात करी, आइंस्टाइन की जो अप्रोच है उसके बारे में बात करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा लेवल पे आते हैं। हाँ, इट शुड बी h बाय लैम्डा। यस, इट शुड बी h बाय लैम्डा। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन की। तो फोटोन का रेस्ट मास आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से 0 होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मोमेंटम पे कर सकते हैं। और अभी हमने मोमेंटम के दो फॉर्मूले पढ़े, एच न्यू बाय सी और एच बाय लैम्डा। इन दोनों फॉर्मूले से हम मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, फोटोन के मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटोन के मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एच न्यू बाय सी एंड व्हाट यू कॉल इट, एच बाय लैम्डा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इनको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, if momentum of photon is, ये आपको मोमेंटम दिया हुआ है 3.3 into 10 to the power minus 29
kg meter second. kg meter second. Find frequency of light. Find frequency and wavelength of light. तो ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। अब देखिए, मोमेंटम को आप लिख सकते हो h न्यू बाय c से। तो मोमेंटम है यहाँ आपका 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। h आप जानते हैं 6.6 इंटू 10 to the power minus 34. This is new frequency, and velocity of light 3 into 10 to the power 8. So you calculate later on after the class. अब वेवलेंथ के लिए हम यूज करेंगे P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ये दिया हुआ है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। एच को आप लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। फिर यहाँ से आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप between momentum of photon and energy of photon. अब देखिए, मोमेंटम होगा m इंटू सी, एनर्जी होगा mc स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड द रिलेशनशिप। E डिवाइडेड बाय P कर लीजिए, तो ये हो जाएगा mc स्क्वायर अपॉन mc। दिस विल गेट कैंसल्ड, so we'll get it E upon P equal to C. So we can write E equal to P into C. तो ये आपको रिलेशनशिप मिल गई, इसको याद रखिए। फोटोन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन of light with wavelength 5000 angstrom is approximately 2.5 electron volt. This way, the energy of X-ray photon of wavelength 1 angstrom will be. अब यहाँ पर हम बात करते हैं चार आंसर की। पहला आंसर है 2.5 अपॉन 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड आंसर है 2.5 अपॉन 5000 स्क्वायर, 5000 square electron volt. The third answer is 2.5 into 5000 electron volt, और ये जो चौथा आंसर है ये कह रहा है 2.5 into 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ये यूनिटरी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम एक बात अच्छे से जानते हैं
कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है एच बाय लैम्डा। अगर आपको याद हो, फोटोन की एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, एच बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो फोटोन की एनर्जी कम होगी, और अगर लैम्डा कम होगा तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये कहा गया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की एनर्जी है 2.5, तो 1 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी डेफिनेटली इससे ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूनिटरी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.5 इंटू 5000। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनको ऐसे क्वेश्चंस को हम ओरली ही कर सकते हैं। अब पूछा गया है कि अगर फोटो फ्रीक्वेंसी दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो फोटोन की एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो बहुत इजी फॉर्मूला है, एच न्यू। अब आपसे पूछा गया है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एनर्जी ऑफ फोटोन of light of wavelength 450 नैनोमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो देखिए वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। 450 नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 445 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 45। देखिए तो ये आपका वेवलेंथ आ गया। अब आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा यूज कर सकते हैं, इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8, और ये वेवलेंथ आपने रख देनी है। ये इसको कैंसिल कर देगा 15 टाइम्स, फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए 5, 2.2। तो एनर्जी आ जाएगी आपकी 2.2 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर को एडजस्ट करिए, -34 प्लस 8, और ये जो नीचे पावर है -8, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +8 हो जाएगी। तो इस तरह से हम एनर्जी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और एक और तरीका है यहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए वेवलेंथ को मैं लिख सकता हूँ 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हो गई 4500 एंगस्ट्रॉम। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल सकता हूँ, 12400 डिवाइडेड बाय 4500, ये कैंसिल हो गया। तो 124 बाय 45, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 अपॉन 15। अब आप डिवाइड कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। तो डिवाइड करिए, चलिए 41 को 15 से डिवाइड करिए, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आ जाना चाहिए 15 टू द 32.2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब टेक्निक्स आपको आनी चाहिए कि हम फोटोन की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अब देखिए, अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसकी एग्जामिनेशन वैल्यू है, तो वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एंगस्ट्रॉम में ही यूज किया जा सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। द नंबर ऑफ photons of wavelength 540 nm means nanometer emitted per second। तो ये पूछा गया है कि कितने फोटोन एक सेकंड में एमिट होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करा जाएगा। एमिटेड पर सेकंड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 100 वाट। तो 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब से कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट होंगे। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बोली गई है कि आप लीजिए 6 इंटू 10⁻³ -34 जूल सेकंड। ये गिवन है। तो यहाँ हमारे पास चार आंसर है। पहला आंसर है 100, दूसरा आंसर है 1000, तीसरा आंसर है 3 इंटू 10⁻20। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपेक्टेड भी हैं। और चौथा आंसर है 3 इंटू 10⁸ तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। फॉर्मूला लिखिए, एमिटेड पर सेकंड will be equal to total power divided by energy of one photon। तो जब हम टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि भाई कितने कितने फोटोन पर सेकंड एमिट हो रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी पड़ेगी। तो पावर तो हमें मालूम है, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम निकालेंगे Sc/λ से। इस क्वेश्चन का आंसर है 100λ/Sc। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा 540 नैनोमीटर 10⁻⁹ यहाँ बदल लिया इसको। H को लिखा 6.6 इंटू 10, नहीं H हमें बोला गया 6 लो। ये तो और अच्छी बात है, हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻34 और C हम जानते हैं लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 से 540 को कैंसिल कर देंगे, ये 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से हम 90 को कैंसिल कर देंगे, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 30। अब हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान है, आंसर में 3 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर सी है या डी है। चलिए देखते हैं कौन सा है। तो 30, अब देखिए जो 30 इंटू 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 अपॉन, कैलकुलेट कर लीजिए आप खुद, 10⁻⁻34 प्लस 8। ये हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो ये
कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इसका आंसर सी या डी होना चाहिए। तो ये चलिए इसको कर लेते हैं। 3 10 टू द पावर, ऊपर न्यूमरेटर में -6 आया, नीचे -26 आया, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप लोगों को कहा गया है कि हम डबल शिफ्ट में हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम इस वीक का जो टारगेट है वो क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये तो हुई बात फोटॉन्स के बारे में। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इनके नहीं मालूम होने से ही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखिए टोटल एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, पर यूनिट एरिया एंड टाइम। अब देखिए टोटल इंटेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट करा कैपिटल आई से। अब टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एन इंटू एच न्यू। मान लीजिए इस लाइट में कितने फोटॉन्स हैं, एन फोटॉन्स है, अपॉन एरिया इंटू टाइम, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन इंटू एच सी बाय लैम्डा, एरिया इंटू टाइम। तो यहां हमें एक बात पता चलती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मीन्स अब इस एन को हम क्या लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर किसी लाइट बीम की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो देखिए उस लाइट बीम में हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो इंटेंसिटी की बात हो गई। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, लिख लीजिए, इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, आइंस्टाइन नहीं। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, पर डिस्कवर किसने किया था, हर्ट्ज ने, HERTZ, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। अब देखिए सपोज करिए एक मेटल सरफेस है या मेटल प्लेट। अब जब हम इस मेटल प्लेट पर लाइट इंसिडेंट होती है, या आपने भी पढ़ा होगा, तो क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अगर हम इस मेटल सरफेस से थोड़ी दूर पर, एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, एक प्लेट रख दें और इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दें, तो भाई प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे देना होगा, हम प्लेट को किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और आप जानते हैं कि बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव भी होता है, और नेगेटिव टर्मिनल को हम इस मेटल से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव मेटल प्लेट के कारण, ड्यू टू दिस पॉजिटिव मेटल प्लेट, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, दे विल बी कलेक्टेड बाय द प्लेट, so the flow of electron will take place।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम मेटल टू प्लेट। देखिए ये प्लेट कहेंगे हम इसे, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं एनोड। क्या बोल सकते हैं? एनोड बोल सकते हैं। तो देखिए फिर से समझिए, अगर हम एक मेटल के सरफेस पे लाइट डालें तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, और उस मेटल सरफेस से हम कुछ डिस्टेंस पर, एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द मेटल सरफेस, अगर हम एक पॉजिटिव प्लेट को रख दें तो क्या होगा? तो ये जो मेटल प्लेट है ये पॉजिटिव निकलने वाले एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। एंड ड्यू टू दिस रीजन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम मेटल टू प्लेट। और आप अच्छे से जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट होता है। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करें? When light of appropriate frequency, अब देखिए ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और एनर्जी बोल सकते हैं कि लाइट में इतनी एनर्जी है। When light of appropriate frequency or wavelength or energy incident on metal surface, then emission of electron takes place from metal surface and can form a current, और इसके कारण एक करंट भी फॉर्म हो सकती है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन के बेसिक, नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें हम आज पढ़ चुके हैं। तो जो अभी हमने बेसिक्स डेवलप किए हैं उसी से क्या होगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को समझने के लिए। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली, एडवाइस क्या है? आप एनसीईआरटी से इसे रीड करिए, या किसी भी अपनी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक से। रीडिंग इज मस्ट। हम रीडिंग करते नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है, हमारा कंसेप्ट क्या हो जाता है, वीक रह जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो मेटल से प्लेट की तरफ हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट? इस करंट की डायरेक्शन क्या है? आप जानते हैं, हम हमेशा सपोज करते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि करंट हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहां हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो मेटल से एनोड की तरफ है, मेटल से प्लेट की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट is flowing from plate to metal. So I think you understand the direction of photoelectric current. आप photoelectric current की डायरेक्शन समझ गए। आगे चल के हम इसको अभी काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पर कलेक्ट होंगे, सुनिए ध्यान से, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पर कलेक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। अगर प्लेट पे कलेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अगर प्लेट पे कलेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का
नंबर कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होगी। अगर प्लेट्स पे कलेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगी। अब कई बार ये पूछा जाता है कि आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कैसे करेंगे इस सेटअप में। इस सेटअप में आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कैसे करेंगे? तो देखिए, बहुत सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि इस प्लेट से 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं पर सेकंड। मानने में क्या होता है? हम एज्यूम कर सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं। इस प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड? 100 और प्लेट पे पहुंच रहे हैं 20। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ये मतलब है कि प्लेट को दिया गया पॉजिटिव पोटेंशियल उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर सके। बात समझ में आई कि प्लेट को दिया गया पॉजिटिव पोटेंशियल इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, प्लेट पे 20 पहुंच रहे हैं, तो हम क्या करें? हम चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बढ़ाना, तो हम इस प्लेट पोटेंशियल को बढ़ा देंगे। अगर हम इस प्लेट पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पर पहुंचेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पर पहुंचेंगे उतनी ही ज्यादा करंट होगी। तो इस प्लेट पोटेंशियल को हम चेंज करके इस पूरे सेटअप में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और सिचुएशन है कि मान लीजिए कि प्लेट पोटेंशियल इज सफिशिएंट प्लेट पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए प्लेट पोटेंशियल सफिशिएंट है सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब when all the emitted electrons are collected by the plate, जब सभी emitted electrons को प्लेट कलेक्ट कर लेती है, तो उस समय जो करंट होती है, ऐसी करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट वी कॉल इट? सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम न्यू नॉट से बताते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हमेशा लैंग्वेज बहुत प्रॉपर यूज करनी चाहिए। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। Incident light, which is required for electron emission। तो देखिए, थोड़ा लैंग्वेज से हमें इसको समझना पड़ेगा। तो ये जो लैंग्वेज है ये कह रही है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें लाइट की, जो फोटोन को, जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से एमिट करा सके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है if frequency of light is less than threshold frequency, then emission of electron will not take place। ये इसका मीनिंग है। एक और चीज है,
जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी तो चांसेस कहें या प्रोबेबिलिटी कहें इलेक्ट्रॉन एमिशन की कम होती जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं इफ वी वांट कि इलेक्ट्रॉन एमिशन शुड टेक प्लेस फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, तो हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से उस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात है जो हमें यहाँ कर लेनी चाहिए, वो ये है threshold frequency is different. Threshold frequency is different for different metals. तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिफरेंट मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। कुछ मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कुछ के लिए कम होगी। So it is a characteristic property of metal surface. So threshold frequency is the characteristic property of metal surface. तो ये बात तो तय हो गई है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसे हम लैम्डा नॉट से बताएंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट required for the emission of electron from metal surface. तो देखिए यहां पे हम एक पॉइंट बनाएंगे। इफ वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट is more than threshold wavelength, then emission of electron will not take place from metal surface. तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, अब हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट should be less than equal to threshold wavelength. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब हमने पढ़ लिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अब इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे? अब देखिए C इक्वल टू कैन बी रिटन एज न्यू नॉट लैम्डा नॉट। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। C है आपका 3 इंटू 10⁸ न्यू नॉट इंटू लैम्डा नॉट। तो ये देखिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब अगली डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स।
अगली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। इसे हम फाई से डिनोट करेंगे। इसको अब डिफाइन करते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन of photon required for electron emission, required for electron emission। अब देखिए, if energy of photon is less than, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the work function then emission of electron will not take place from metal surface। अब देखिए अगला पॉइंट, वर्क फंक्शन is different for different metal surface। तो ये मेटल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये मेटल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पे बात कर लेते हैं। ये नोट्स बन रहे हैं आपके, सारी फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से इसे बनाइए। और क्लास के शुरुआत में हमने रेस्ट मास, काइनेटिक मास सारी बातें कर ली हुई है। अब देखिए वर्क फंक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एच न्यू नॉट। दूसरा फॉर्मूला एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तीसरा फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम। तो ये तीन तरह से हम वर्क फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन तरह से हम वर्क फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए वर्क फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें ऐसा मेटल यूज करना चाहिए जिसका वर्क फंक्शन कम हो। जब वर्क फंक्शन कम होगा तो हम मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हैं। कई बार मेटल सरफेस जो हम यूज करते हैं उनके वर्क फंक्शन को नोट कर लीजिएगा कहीं, उनके वर्क फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं? ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे ये चीजें। ऑक्साइड्स की कोटिंग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखी जाए। अब बात करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। अब आपको एक सेटअप तो हमने बताया ही था। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q बाई टी, और Q को हम लिखेंगे NE बाई टी। और एक काम करते हैं,
अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड है और q इक्वल टू ne, तो हम लिखेंगे I इक्वल टू ne. व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted पर सेकेंड. तो ये देखिए, इस फॉर्मूले से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, ये माना जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिख लेते हैं, कलेक्टेड बाय द प्लेट, collected by the plate per second. तो इसका आप ध्यान रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया. अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब इस पे क्वेश्चन मिल सकता है आपको. और ई तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. और आप ये भी जानते हैं कि ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. अब देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे हमें अब बात करनी पड़ेगी. अभी हमने पढ़ा था कि जब मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट पर कलेक्ट होते हैं जो उस एमिटेड मेटल सरफेस के पास में रखी हुई है. एंड दिस गिव्स राइज टू द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. और इसी कारण फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है. क्यों होती है फ्लो? क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल वाली जो प्लेट है, जो एनोड है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है. अगर मान लीजिए कि उस सिचुएशन के बारे में सोचिए कि एनोड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट ना कर पाए, तो अगर एनोड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो देयर विल बी नो फोटोइलेक्ट्रिक करंट. तो एक डेफिनेशन है कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, और इसे हम डिनोट करते हैं वी नॉट से. तो इसको डिफाइन कर लेते हैं. इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट, जिसे आप एनोड बोलते हैं, which reduces the photoelectric current, which reduces the photoelectric current to zero value. अब देखिए, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से एमिट हो रहे हैं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी. वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही एनोड पर पहुंच पा रहे हैं. और उन्हें काइनेटिक एनर्जी कैसे मिल रही है? एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है. अब देखिए, ई के क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. तो जब मेटल सरफेस से, एक और चीज आप नोट करिए, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं या आप इसे नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
in photoelectric effect, in photoelectric effect, in photoelectric effect, electrons emitted from the metal surface, electrons emitted from the metal surface have different energies. Electrons emitted from the metal surface, electrons emitted from the metal surface have different energies. तो मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होती है और वो प्लेट पर पहुंचते हैं। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे पहुंचने से रोक दें तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स अपने आप रुक जाएंगे और प्लेट पे नहीं पहुंच पाएंगे एंड विल नॉट बी एबल टू रीच ओवर द प्लेट। तो ये कंसेप्ट है। इसलिए जो कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज डिसाइडेड बाय द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक एग्जांपल जनरेट करता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए ये मेटल सरफेस है और इस पे लाइट फॉल होती है और इससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हमारे प्लेट है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया है। तो पहली कैटेगरी उन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जिनकी उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की होगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। दूसरी कैटेगरी उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की होगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी उन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में, जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और 0 काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब अगर मान लीजिए हमने इस प्लेट को -2 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया तो ये जो पहली कैटेगरी वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो वैसे ही प्लेट पे नहीं पहुंच रहा। दूसरी कैटेगरी वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लेट पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, कितने पोटेंशियल डिफरेंस को यूज किया गया है 2 वोल्ट को। पर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पहुंच जाएगा क्योंकि आपने प्लेट को कितना पोटेंशियल दिया है -2 वोल्ट। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो प्लेट को आपको कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, -6 वोल्ट। और जैसे ही आप इसको -6 वोल्ट दे देंगे ये रुक जाएगा। इसलिए कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी और पूरा लेक्चर के नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए।